बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर पटना में सियासी मिजाज गरमाया है। 14 अप्रैल यानी मंगलवार को राजधानी पटना में विधायक दल की बैठक में नेता के नाम से सस्पेंस खत्म होने के आसार हैं। बीजेपी ने इसके लिए शिवराज सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया है। वे 14 अप्रैल को पटना पहुंचेंगे। इससे पहले मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक के बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में अभी तक सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी के अंदर रायशुमारी जारी है। अब सबकी नजरें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हैं। बीजेपी सीएम चयन को लेकर सबको चौंकाती आई है। क्या इस बार भी बिहार में बीजेपी चौंकाने वाली है? वहीं निशांत कुमार को लेकर क्या फैसला होना है, ये भी अहम मसला है। सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य की शपथ लेने के बाद बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। अब राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। अगले 2 दिन बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। मंगलवार को सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद शाम 4 बजे नीतीश कुमार राज्य के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से मिलकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। उनके 2 दशक के कार्यकाल पर विराम लग जाएगा। इसके साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। ऐसे में आपको बता दें कि मंगलवार का दिन एनडीए के लिए बेहद गहमा गहमी भरा होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी। इसके बाद एनडीए गवर्नर से मिलकर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कल शिवराज जी 14 तारीख को आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में नेता के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है और शिवराज जी 14 तारीख को बिहार आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बिहार में एनडीए की सरकार तो बननी तय है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब तक बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। वहीं इस मसले पर जेडीयू का कहना है कि अब मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला बीजेपी को करना है। बीजेपी किसे नेता चुनती है, इसके बाद एनडीए विधायक दल में सभी विधायक मिलकर अपने नेता को चुनेंगे। कौन नेता होगा, यह सस्पेंस अब भी बरकरार है। नहीं, बातचीत का बिहार के विकास की बातें बराबर होती रही। नेता के नेतृत्व में बिहार विकास किया है। आगे भी सरकार बनेगी, उनके नेतृत्व ही बनेगी। कब होगा सर ये नई सरकार? 1-2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अरे भाई, लास्ट कैबिनेट की मीटिंग है, लेकिन नीतीश कुमार जी का साया असर रहेगा। वो बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पे काम किए, उनको भुलाया नहीं जा सकता। एनडीए की सरकार है, रहेगी, और नया मुख्यमंत्री जब शपथ लेगा तो जो काम बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क का हो गया, अब उद्योग और रोजगार लगना है, पलायन रोकना है। बहुत जिम्मेवारी है इस सरकार पे। बिहार में बीजेपी का टारगेट 2029 लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2030 का विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी की नज़र जातीय समीकरणों पर हो सकती है। भले सीएम की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सियासी गलियारे में आगे है। वे कोयरी समाज से आते हैं और ओबीसी चेहरा हैं। वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और लगातार 2 बार से राज्य के डिप्टी सीएम हैं। लेकिन उनके नाम पर अड़ंगा फंस सकता है, क्योंकि उनकी सियासी पारी की शुरुआत लालू यादव के आरजेडी से हुई है। ऐसे में नित्यानंद राय के नाम पर बीजेपी दांव खेल सकती है, क्योंकि नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। बिहार की राजनीति में इनकी काफ़ी पकड़ है और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगातार 4 बार विधायक और 2 बार से उजियारपुर से सांसद हैं। अगर किसी कारणवश नित्यानंद राय के नाम पर सहमति नहीं बनती तो अगला नाम दिलीप कुमार जायसवाल का हो सकता है। जायसवाल की पार्टी में अच्छी पकड़ है। वो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। फिलहाल नीतीश कैबिनेट में वे उद्योग और सड़क निर्माण विभाग संभाल रहे हैं। वहीं बीजेपी में सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर विपक्ष हमलावर है। फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को।
और हमने पूर्व में भी कहा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगी। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना वहां। आज अगर एनडीए में सभी लोग सीएम के लायक हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सीएम की कुर्सी में सब लगे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इतने नेतृत्व हैं, नेता हैं। कोई बोलते हैं ना कभी कभी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि सीएम का चेहरा बहुत ज़्यादा है। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारी पार्टी में इतनी जागरूकता आई। दलित वोट साधने के लिहाज से बिहार बीजेपी किसी दलित नेता के नाम को आगे बढ़ा सकती है। इसमें पार्टी का दलित चेहरा विधान पार्षद जनक राम का सबसे आगे है। बीएसपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले जनक राम बीजेपी में पढ़ा लिखा दलित चेहरा हैं। नीतीश सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार में दलितों की आबादी 19% से ज़्यादा है। अगर जनक राम सीएम बनते हैं तो चिराग पासवान के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। साथ ही पड़ोसी राज्य यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी दलित वोट को साध सकती है। इन दोनों पीएम मोदी का नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर जोर है। ऐसे में आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी बिहार में महिला मुख्यमंत्री भी बना सकती है। बिहार बीजेपी में कई महिला नेता भी सीएम पद की बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी से राज्यसभा सदस्य धर्मशीला गुप्ता को सीएम का नाम सीएम पद में सबसे आगे है। दरभंगा से आने वाली धर्मशीला गुप्ता ने वार्ड पार्षद से राज्यसभा तक का सफर तय किया है। वैश्य जाति से आने वाली धर्मशीला गुप्ता अति पिछड़ा समाज से आती हैं। राजनीति में उनका अनुभव भी काफ़ी लंबा है। अगर युवा महिला चेहरे की बात करें तो खेल मंत्री श्रेयसी सिंह मुख्यमंत्री बन सकती है। राजपूत समाज में आने वाली श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। वो 2 बार से बीजेपी की विधायक हैं। श्रेयसी को सीएम बनाकर बीजेपी राजपूत वोटर्स की नाराजगी को दूर कर सकती है, लेकिन आखिरी फैसला मंगलवार को होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली की तरह एक ऐसा फैसला करे जो चौंकाने वाला हो। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। मेरे साथ श्वेता प्रिया हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं, और भूपेंद्र यादव जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र यादव जी, तो किसकी लॉटरी लग रही है? सम्राट चौधरी का नाम तय माना जाए? दीपक जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है ना, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार एनडीए गवर्नमेंट चल रही है और पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। हमारा विकसित विकासशील बिहार, विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। अब रही बात, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले गए हैं। हमारा एनडीए का 5 घटक दल मिल बैठ करके ये फाइनल करेंगे, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व ही ये सारी चीजें तय करती है। दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे बिहार के डायनेमिक पर्सनालिटी आदरणीय नीतीश कुमार, ये बिहार का बहुत बड़े जो है ना, मतलब शिल्पकार हैं रे भाई। और ये शिल्पकार का किया हुआ पूरे बिहार की सम्मानित जनता आशा और आकांक्षाओं से देखती है। तो आदरणीय नीतीश कुमार ही बैठ करके और हमारे एनडीए के जितने भी घटक दल के शीर्ष नेतृत्व होंगे, दीपक जी, मिल बैठ करके तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं स्पष्ट कि आज एनडीए की सरकार है, कल भी एनडीए की सरकार थी और परसों भी एनडीए की ही सरकार रहेगी और एनडीए के ही कर्णधार बनेंगे जो बिहार को, नीतीश कुमार जी के मॉडल को स्थापित करे और बिहार को कैसे विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर ले जाए, इसकी जो है ना ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। यह तय है। कल हमारे यहाँ भी बैठक है। हमारे ऑब्जर्वर माननीय बन करके आ रहे हैं केंद्र से, और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जेडीयू हमारा जो घटक दल के एक मुखिया हैं हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके यहाँ भी बैठक होगी। तो ये सारा मिल बैठ करके हम लोग आपस में एनडीए फाइनल कर लेंगे। अब फाइनल हो करके जिनका जो कर्णधार बनने वाले होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। ये जो है तेजस्वी जी भ्रम फैलाते हैं, जो कल तक जो है ना यही लोग बिहार को जंगल राज के जो है ना रास्ते में ढकेल करके ले गए।
क्या बिहार के अंदर में रोड नाली गली नहीं बनी? क्या बिहार के अंदर में बिजली गांव गांव तक नहीं पहुंचा? क्या बिहार में उद्योग निवेश के लिए काम नहीं कर रही है हमारी सरकार? तो ये डबल इंजन की सरकार जब काम कर रही है बिहार के विकासशील से विकसित बिहार बनाने के लिए, तो ये लोग भ्रम पैदा करते हैं। अरे भाई दीपक जी, ये लोग ला करके जो है ना तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे लोग। बिहार के अंदर में जो है ना मतलब बिहार को जो है ना आगे बढ़ता हुआ देखने से इनको कलेजा फट रहा है। तो अब देख लीजिए, इनका राजनीति समाप्त होने जा रहा है विपक्षी का बिहार में, और आने वाले समय में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के ही नीतीश मॉडल बढ़े, और आदरणीय पूरे पांचों घटक दल मिलकर के नया मुख्यमंत्री का चुनाव करके बिहार पुनः जो है ना विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा हो जाएगी। ठीक है, श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, मुझे बताइए आपकी पहली चॉइस कौन है? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लगातार अपनी समृद्धि यात्रा में कहते रहे सम्राट चौधरी जी का हाथ ऊपर करके कि भाई इन्हीं को सबको संभालना है। देखिए दीपक जी, इसमें अभी सर ने भी बोला है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है जिसमें मुख्यमंत्री का फेस तय करने की जिम्मेदारी वहां बैठे सारे नेताओं का है। हमारे एनडीए के जितने घटक दल हैं वो बैठ के एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो तय करेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जानना ये है कि जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हैं वो सिर्फ एक नेता तो है नहीं, वो एक विजनरी स्टेट्समैन की तरह उनको आप देख सकते हैं, और जिन्होंने बिहार को एक नया दिशा दिया है। 2005 में बिहार की क्या स्थिति थी और आज 2025-26 में देख लीजिए अभी क्या स्थिति है, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते हैं। और ऐसा तभी संभव हो पाया है जब नीतीश जी ने कमान संभाला था बिहार का 2005 में। तो नीतीश जी का जो मॉडल है, जो उनके अनुभव है, जो उन्होंने तय कर रखा है, जो एक लाइन विकास का जो एक लाइन तय कर रखा है, आगे सीएम फेस किन्हीं का भी हो, लेकिन नेतृत्व और गाइडेंस, जिसे हम गार्जियनशिप बोलते हैं, बिहार में वैसे भी नीतीश जी को गार्जियन ही मानते हैं, तो उन्हीं के गार्जियनशिप में बिहार अभी तक पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से प्रगति के पथ पे चला है आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि बिहार का मॉडल चेंज नहीं होगा। एक बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी की बात हम करते हैं, जो एक स्थिरता की बात करता है, किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो, या अगर छोटे स्तर पे अपने परिवार में भी कह ले, तो आप एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी की बात हम लोग करते हैं जो स्थिरता बनाए रखेगा। और उसके लिए एक लाइन तय करना होता है, जो लाइन, जो रोड मैप तैयार हो चुका है 2005 से अभी तक होता आया है, और आगे भी वही रोड मैप चलेगा। ठीक है, नीतीश मॉडल चलेगा, नीतीश कुमार गार्जियन होंगे, ये तो आप लोग कह चुके हैं। लेकिन राजकुमार राजन जी, आरजेडी से आप हैं, और आरजेडी इस पूरी प्रक्रिया में कहाँ खड़ी हुई है? क्योंकि आप लोग पहले कहा करते थे कि नीतीश कुमार अगर जीत भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वैसा ही हुआ। दीपक जी देखिए, उनके गार्जियनशिप में चलेगा, उनके नेतृत्व में ही सरकार चलेगी, तो खुद वो स्वयं क्यों नहीं है? बिहार देश का पहला राज्य ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री से हटकर राज्यसभा सदस्य बनाया जा रहा है, उसको अपर जो क्लास है उसमें शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री से बड़े ओहदे की चीज समझे जा रहे राज्यसभा के सदस्य। ये समझने वाली बात आप बिहार की जनता को समझा नहीं पाएंगे। दरअसल इसके पीछे का षड्यंत्र यही था, जो आपके चैनल पर कई बार मैं बहुत सारे हमारे प्रवक्ताओं ने भाग लिया होगा। हम तो लगातार बार बार, हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी भी बार बार कह रहे थे, बहुत सारे जनसभाओं में उन्होंने कहा था कि इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, सत्ता मिलते ही इनको चीफ मिनिस्टर से हटा दिया जाएगा, 2-3 महीने के अंदर ही हटा दिया जाएगा। वही हुआ। ये तो महाराष्ट्र मॉडल यहाँ आना था, पहले से तय था, और वही हुआ। पहले से ही स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था, और उस स्क्रिप्ट का पुनरावृत्ति या उसको काज रूप जो है ठीक 3 महीने बाद वह काज रूप दिखाई दे रहा है। बिहार की जनता को ठगा जा रहा है। जिनके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, जिनके भरोसे पर चुनाव लड़ा, वोट जो है उनके भरोसे पर आम जनता ने दिया होगा, उस भरोसे को तोड़ा जा रहा है। दरअसल इसके पीछे का उस परिवेश को समझना होगा, षड्यंत्र को समझना होगा कि जेडीयू को पूरी तरह से उस पार्टी को डैमेज करने के लिए, खत्म करने के लिए एक जो षड्यंत्र जो पहले से चला आ रहा था वह कार्य रूप में भी दिखाई दे रहा है। 5 लीडर ऐसे थे जेडीयू में जो यही चाहते थे, और नीतीश जी उस स्थिति में है नहीं।
और उसका लाभ उठाकर नीतीश जी को जबरिया राज्यसभा भेजा जा रहा है। भला सोचिए, 20 साल के इतिहास को जो जानता होगा बिहार के मुख्यमंत्री के समय से, जब नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और आज तक, हर वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री पद कैसे बना रहे, कुर्सी कुमार उनका नाम ही रखा गया था, आम जनता में प्रचलन में था, और भला अब कुर्सी छोड़कर वह राज्यसभा जा रहे हैं। यह एक ठीक है, बलपूर्वक, एक षड्यंत्रकारी पूर्वक उनको हटाया जा रहा है और बिहार को की जनता को ठगा जा रहा है। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत सजग है। ठीक है श्वेता, सबसे बड़ा सवाल जो राजकुमार राजन जी ने उठाया है, सवाल यह है कि अगर नीतीश मॉडल ही चलेगा, अगर नीतीश के गार्जियनशिप में ही सरकार चलेगी, तो उन्हें राज्यसभा क्यों भेजा जा रहा है? भाई वही मुख्यमंत्री रहते। श्वेता, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है कोई तकनीकी दिक्कत है। आपको पता है 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इनफैक्ट वो पहली बार बने थे 2000 के अंदर। 2000 में वो कुछ दिन के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। 2005 में वो अच्छे खासे बहुमत के साथ, बम्पर बहुमत के साथ सरकार में पहुंचे। बीजेपी जेडीयू की सरकार बनी। उसके बाद 2010 का चुनाव उन्होंने जीता। 2015 का चुनाव उन्होंने जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर लड़ा, वो चुनाव जीता, लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। 2020 का चुनाव भी उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन 2022 में फिर वो बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन बनाने के लिए चले गए। 2025 में नारा लगा 20 से 25 फिर से नीतीश, ये नारा वहां पर लगा था। 20 से 25, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा वहां पर लगा था। लेकिन उसके बाद एकाएक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत करके ये तय हुआ कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे। वो उच्च सदन में भी बैठना चाहते हैं, वो उच्च सदन के अंदर भी रहना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा थी। हालांकि राजनीतिक पत्रकार के तौर पर हर आदमी सीएम बनना चाहता है, इतना मैं जानता हूं। कोई आदमी सीएम पद को छोड़कर, जब तक कोई बहुत वैलिड उसका रीज़न ना हो, जब तक उसके पीछे कोई दबाव या आगे की स्ट्रैटेजी ना हो, कोई आदमी मुख्यमंत्री पद को छोड़कर राज्यसभा में क्यों जाएगा, ये समझ से परे है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अगले चुनाव, जो 2030 का चुनाव है, जो 2029 का चुनाव है, वो दोनों चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 18 चुनाव में, कई बार उन्होंने नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बड़ा भाई, इस चुनाव में तो बड़े भाई बन गए ना, 89 सीट्स हैं उनके पास। और नीतीश कुमार ऐसे में जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहें, ये भारतीय जनता पार्टी को नागवार सा लग रहा था। इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए राजी किया और अब अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाने जा रही हैं, ताकि एक लंबा वक्त मिल सके मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के कैडर को और बढ़ाने के लिए। श्वेता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, राजकुमार राजन जी आप पर आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार को तो षड्यंत्र पूर्वक हटाया गया है। अगर नीतीश मॉडल है, नीतीश की गार्जियनशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो नीतीश मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? उन्हीं के नाम पर तो चुनाव लड़ा गया था ना। इस सवाल का जवाब मुझे नहीं समझ आता। कोई आदमी मुख्यमंत्री बन के क्यों राज्यसभा सांसद बनना चाहेगा, ये समझ से परे है। देखिए दीपक जी, ये जो आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को मतलब मजबूर किया जा रहा है या ऐसा षड्यंत्र था, इस पे हम एक चीज आपसे ही पूछेंगे, या बिहार की जनता या यहाँ बैठे हम राजकुमार राजन सर हैं, उनसे ही पूछेंगे, क्या इतना आसान है नीतीश कुमार जी को मजबूर कर देना, या क्या आपको लगता है वो इतने स्ट्रांग लीडर नहीं है? अगर कोई इस तरीके की बात नीतीश जी के लिए करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये समझ होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी अपने आप में कितने स्ट्रांग लीडर हैं। किसी का एक व्यक्तिगत निर्णय भी हो सकता है। उन्होंने सारे सदन देख लिए थे, एक राज्यसभा बच रहा था, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई जबरन कैसे उनको बना सकता है? एक तरफ वो खुद ही बोल रहे हैं कि उनको कुर्सी चाहिए था,
कुर्सी मैन उन्हें बोला जाता है, जबकि उसके पीछे भी रीजन था। उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने इस तरीके के आरोप लगा दिए कि वो कुर्सी को पसंद करते थे या कुर्सी मैन उन्हें बोला जाता है। आप एक चीज देख लीजिए, 2014-15 में जब वोट कम आया था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली थी। उन्होंने जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था। आप इस तरीके से किसी भी नेता के बारे में, और वो भी इतने डिग्निफाइड नेता के बारे में, आप नहीं बोल सकते हो। वो भले ही हमेशा वो चाहते जरूर थे कि वो बिहार का नेतृत्व करें, क्योंकि वो बिहार का विकास चाहते थे। आज देख लीजिए उनके पास कितने एसेट्स हैं। 20 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 50 साल का पॉलिटिकल करियर है। क्या है उनके पास एसेट के नाम पे? उन्होंने सेवा के सिवा किया क्या है? और आप अपने नेतृत्वकर्ता का देख लीजिए, तेजस्वी जी का अभी 10 साल का पॉलिटिकल करियर नहीं है, 27-28 एलिगेशंस उनके अगेंस्ट में चल रहे हैं, वो भी इंटर स्टेट। तो इस तरीके से किसी के बारे में, एक डिग्निफाइड नेता के बारे में बोलना मुझे सही नहीं लगता है। ठीक है, राजकुमार राजन जी, बात तो सही कही श्वेता ने कहा नीतीश कुमार बेदाग है, लेकिन आपके नेता जो 2015 से राजनीति के अंदर आए, उनके ऊपर 15-20 आरोप तो अभी भी लग रहे हैं और कई सारे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आपकी स्वीकारोक्ति बनेगी? कैसे आप बिहार में जीतेंगे? क्या हमेशा अपोजिशन में रह जाएंगे? देखिए दीपक जी सामाजिक न्याय के लिए, हाशिए के समाज को केंद्रीय भूमिका में लाने के लिए जो संघर्ष लालू जी और लालू जी का परिवार, तेजस्वी जी कर रहे हैं, वह देश का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप ये समझिए, किसी के जेल जाने भर से वह समस्या समाप्त नहीं होती, उसका व्यक्तित्व खत्म नहीं हो जाता। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक न्याय के लिए तेजस्वी यादव, कहाँ नेल्सन मंडेला, कहाँ राजकुमार राजन जी, आप कह रहे हैं कहाँ लालू यादव, कहाँ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला भ्रष्टाचार में थोड़ी जेल गए थे। हाशिए की समाज, अरे राजकुमार राजन जी, नेल्सन मंडेला भ्रष्टाचार में थोड़ी जेल गए थे, घूसखोरी इसलिए थोड़ी जेल गए थे। सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जितने सारे घोटाले हैं, उस घोटालों के जो साक्ष्य हैं, आप देखिए, जो चारा घोटाला में जो आत्मकथा लिखा है, जांच समिति में जो थे, कमेटी के चेयरमैन थे, वो आत्मकथा को पढ़ लेना चाहिए सबको, किस तरह से षड्यंत्र किया गया। देश का एक पहला ऐसा केस हुआ कि अलग अलग, एक ही केस में अलग अलग स्तर पर जो केसेस दर्ज किए गए थे, वो अलग अलग सजा हुई। ये तो हैरानी की बात है। खैर, बहरहाल आप जिस पर डिबेट कर रहे हैं, उस डिबेट के संदर्भ में यह समझना होगा कि नीतीश जी न केवल बिहार की जनता को ठग रहे हैं, बल्कि समाजवाद का जो मूल्य था, जो समानता का मूल्य था, एक जो उद्देश्य था, एक जो ठोस आधारभूत संरचना और आधारभूत सिद्धांत की थी, उस सिद्धांत की को डाइल्यूट। ठीक है राजकुमार राजन जी, श्वेता फटाफट जवाब, मुझे ब्रेक लेना है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। श्वेता, राजकुमार जी आपने अपनी बात कह ली, श्वेता को बोलने दीजिए। श्वेता, इन्होंने बहुत कर दी है, सामाजिक न्याय की ये बात करते हैं और नीतीश जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। आप ये बताइए, सामाजिक न्याय नीतीश जी से अच्छा किसी ने किया नहीं होगा। बताइए, जातीय जो नरसंहार होता था, सांप्रदायिक दंगे होते थे, वो किसके वक्त में होते थे? नीतीश कुमार जी के वक्त में एक भी हुआ होगा? या मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर की नजरों से उन्होंने देखा है। चाहे मुस्लिम हो, जितना बेनिफिट इस गवर्नमेंट में मुस्लिम वो महिला को हो या मुस्लिम को समाज को हो, उतना कभी हुआ था उनके वक्त में? सामाजिक न्याय की नींव का जो संघर्ष लालू जी ने डाला था, उसी संघर्ष को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाए, उन्होंने डिल्यूट कर दिया। यह जो पद छोड़कर भाग रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद को छोड़कर दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं,